हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग पार्ट 1 कल हम लोग देख चुके थे, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा था क्या होता है, फिर अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा था एक एग्जाम्पल के साथ। कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम कहते हैं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ठीक। और ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है और ये आज चैप्टर भी क्या हो जाएगा, हम लोग का जो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था वो आज समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग खुश हो जाइए, ठीक। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है Na+ और NH4 में से कौन जल में अधिक विलय होगा। कल बताए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग विलयता के डायरेक्ट समानुपाती है। अच्छा, एक चीज और, ये सारे एग्जांपल अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही हैं। ये आप किसमें देखेंगे, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। तो अंतर अणु में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बढ़िया उसकी विलयता उतनी अच्छी, ठीक है। ये किसमें देखे थे, अंतर अणु में, अंतर अणु, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है, ठीक है, तो जितना स्टेबल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेगा तो विलेयता अच्छी होगी, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, कोई अन्य बॉन्डिंग होगा तो विलेयता अच्छी नहीं होगी। चलिए देखते हैं Na+ और NH4 में से कौन जल में अधिक विलय होगा। अगर Na+ है और वाटर के मॉलिक्यूल है, HOH है, इसमें माइनस होगा इसमें प्लस होगा, ठीक है। OH माइनस OH OH, ठीक। अब देखिए, चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है इधर, तो माइनस और प्लस, निगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों एक चार्ज है, ठीक है, आवेश है, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। तो दो अलग अलग आवेश के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो उसको कहते हैं आयन द्विध्रुव इंटरेक्शन, ठीक है, या आकर्षण, ठीक। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें हमको आयन डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये एग्जांपल होता है वॉन्डर वॉल फोर्स का। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है वॉन्डर वॉल फोर्स का, ठीक है बात। अच्छा, अब देखते हैं हम कि NH4 देख लेते हैं। देखिए NH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसको मेरे साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम छोटा बना करके थोड़ा साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए Na+ ऑक्सीजन पे माइनस, HH ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है, HH ऑक्सीजन पे माइनस, HH ऑक्सीजन पे माइनस, HH, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आयन द्विध्रुव आकर्षण, आयन द्विध्रुव आकर्षण, या इसको हम कहते हैं आयन डाइपोल मोमेंट, ठीक। ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का वंडर वाल फोर्स है, ठीक है, वंडर वाल फोर्स है, ठीक। ये एक तरीके क्या है, ये एक तरीके का वंडर वाल फोर्स है। अब हम देखते हैं NH4 वाला, ठीक है। NH4 N 3 नाइट्रोजन। अब NH4 में ना NH4 में 3 हाइड्रोजन जो है वो सहसंयोजक बंध से बने हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन जो होता है वो उप सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है,
ठीक है। तो यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध से दिखाते हैं। अब अगर इसमें वाटर है, अगर इसमें वाटर है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस प्लस, ठीक, ये माइनस, यहाँ पर प्लस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। होता क्या है कि कल बताए थे कि अगर ऑक्सीजन है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक्स एच, ठीक है, और वाई इस तरीके का है, एक्स एच और वाई, ठीक है। तो देखिए एक्स एच है और यहाँ पे वाई में क्या हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये एक्स वाई है, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही, ये भी है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बना है जिसके कारण से प्लस और माइनस के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। वो कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। ये हम कल के लेक्चर में कल के लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पर है वैन डेर वाल्स फोर्स और यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कौन सा बंध ज्यादा मजबूत होगा, हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड वाला भाई बॉन्ड ये ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है, और बॉन्ड ये मजबूत होगा ज्यादा। अगर इसमें पूछ ले कि कौन सा बंध अधिक मजबूत होगा इस तरीके से, ठीक है, तो आप कौन सा बताएंगे कि ये वाला मजबूत होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक, ये वीक बॉन्ड होगा। देखिए अब इसी में से ना दो तीन चीज हम निकाल सकते हैं। पहला NH4 का जो बॉन्ड होगा, इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। मतलब इसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा आकर्षण बल लगा है, ज्यादा आकर्षण बल लगा है, ठीक है, वैन डेर वाल की तुलना में, वैन डेर वाल की तुलना में हाइड्रोजन बंध में ज्यादा आकर्षण बल है, ठीक। तो क्या होगा, साइज इसका मतलब ये छोटा होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, छोटा होगा तो लेंथ कम होगा, ठीक है। हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा जल में अधिक विलय होगा या नहीं होगा, तो सीधा सीधा देखते हैं कि हाइड्रोजन बंध इसमें बन रहा है, मतलब ये वाला जल में क्या होगा, विलय होगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा, मतलब Na+ कम विलय होगा और NH4 ज्यादा विलय होगा, ये, ठीक है। बाकी आप बॉन्डिंग को देख करके उसके बॉन्ड एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा और बॉन्ड लेंथ या बंध की लंबाई को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं। पहले वाला पता चल गया होगा आपको, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा वह एल्कोहल तथा एमीन में से कौन जल में विलय होगा। इसको गिरिज कर रहे तब तक आप बना करके सोचिए। चलिए एल्कोहल तथा एमीन, एल्कोहल ROH, एमीन, अच्छा एल्कोहल और जल में से कौन जल, एल्कोहल तथा एमीन में से कौन जल में अधिक विलय होगा। जल मतलब HOH, ये हो गया जल और ये हो गया एल्कोहल में निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में थोड़ा सा इंटरेक्ट होंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक। अब देखते हैं एमीन वाले में, एमीन मतलब RNH2, एमीन मतलब NH2, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं, RNHH और वो जल है OHH, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव, यहाँ लोन पेयर, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। अब होगा क्या, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब बताइए यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब कैसे डिसाइड होगा, कल हम बनाए थे कि देखिए X H Y, ठीक है, X H और Y, मतलब ये जो होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ठीक है। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना अच्छा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है ना, देखिए X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समानुपाती होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और y के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब बताइए ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कि नाइट्रोजन? पता है हमको ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है नाइट्रोजन की, सॉरी नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है ऑक्सीजन की। ठीक, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, समझा? तो ये जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना अच्छा। तो मतलब एल्कोहल और एमीन इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी किसकी है? तो एल्कोहल की है, इसलिए अधिक विलेय कौन होगा? तो एल्कोहल होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ROH इज ग्रेटर देन RnH2। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मेरे कर दे रहा है। इसको मत लिखिएगा, ये तो हम आपको एग्जाम्पल बता दिए, सॉरी रिवाइज करा दिए हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ROH इज ग्रेटर देन RnH2। थर्ड करिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड को बंध के मजबूती के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाइए। सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें होगा? देखिए अगर आणविक भार, ठीक है, आणविक भार, परमाणु भार भी बोलते हैं, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये ज्यादा है, ठीक है, तो इसके ज्यादा होने से होगा क्या? जो हमारा क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो भी ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट हम क्यों देखे हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए देखे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है मतलब ज्यादा हीट देने पर वो टूट रहा है बॉन्ड, ज्यादा हीट देने पर अगर टूट रहा है तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहा होगा। समझ में आया? ये क्वथनांक ज्यादा होना क्या बताता है? बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है। क्वथनांक अगर ज्यादा होगा तो क्या पता चलेगा कि बॉन्ड स्ट्रांग है, क्वथनांक कम है तो बॉन्ड वीक है। ठीक है, तो आणविक भार जैसे जैसे बढ़ता है क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड के स्ट्रांगनेस या वीकनेस के बारे में भी हमको पता चल जाता है। अब देखते हैं HF, भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन इन तीनों में होता है वंडर वाल फोर्स, इन दोनों में होता है वंडर वाल बल। एक अकेले में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें वंडर वाल बॉन्ड होता है, ऐसा में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जो है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है? सबसे अधिक इसका बॉन्ड मतलब बॉन्ड की मजबूती सबसे अधिक हाइड्रोजन क्लोराइड में हो जाती है। ठीक है, तो ये एक चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, इसको बताइए। देखिए एक चीज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, फिर सोचिएगा, तब तक हम इंक भर लेंगे। देखिए बर्फ का जो घनत्व होता है ये होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जल का जो घनत्व होता है होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि बर्फ क्यों तैर जाता है पानी पर? ठीक है, सोचिए, जबकि वो सॉलिड है तो उसको नहीं तैरना चाहिए, है ना? तो सॉलिड चीजों अच्छा एक चीज और गया, चलिए अच्छा पहले कर लीजिए फिर उसके बाद बताते हैं। सोचिए थोड़ा पहले। देखिए बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो
एक चीज हम कर सकते हैं कि इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व को रो से दिखाते हैं, ठीक है, इसका घनत्व ज्यादा है, तो ये क्या हो जाता है, पानी के घनत्व से कम होता है बर्फ का घनत्व, इसलिए ये तैर जाता है। अच्छा एक चीज और, ठोस जो भी चीजें होती हैं, ठोस का घनत्व आपको अधिकतर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व कम होता है, ठीक है। लेकिन बर्फ ठोस है, फिर और जल द्रव है, लेकिन फिर भी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है, ठीक है। तो ऐसा ये सब बात कार्य हो रहा है, ये आपको पता चलेगा इसके संरचना से। तो पहले हम आइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बर्फ की संरचना बनाइए, देखिए ऐसे बना लीजिएगा, देखिए बनाएंगे जैसे, ये भी सुन लीजिए, देखिए ऐसे बनाइएगा, ओ लिखिएगा, ठीक है, फिर इधर ओ, फिर यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर ओ, ऐसे 4 ओ लिख लीजिएगा, ठीक। फिर यहां से क्या करिएगा, हाइड्रोजन पहले डॉटेड, फिर आपका ये बॉन्डिंग डायरेक्ट वाला, ठीक है, फिर एक डॉटेड पूरा बॉन्डिंग, ठीक है, फिर एक डॉटेड और फिर बॉन्डिंग, फिर एक डॉटेड और फिर बॉन्डिंग। अब जहां जहां खाली है, जहां जहां ऑक्सीजन दिख रहा है वहां एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये ना एक स्ट्रक्चर बनता है जो बंद टाइप का होता है, ठीक है, एकदम बंद है, ठीक। अब ये केवल अंदर कुछ नहीं है, ये ऐसे बंद हो गया है, ठीक है। तो बंद होने से अंदर का मतलब आयतन क्या हो गया है, बंद होने से आयतन बढ़ गया है। अब हमको पता है घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये अपना संरचना इस हिसाब से कर लेता है ना कि इसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन जब बढ़ेगा, अब देखिए यहाँ से अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आयतन बढ़ने पर घनत्व क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है, ठीक। आयतन बढ़ने पर घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा अब मान लीजिए जो बर्फ है, बर्फ को हम चेंज किए हैं वाटर में, ठीक है, बर्फ को चेंज किया वाटर में, अभी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब वाटर में, अब ये तो हो गया, लेकिन जब वाटर में चेंज होता है, ठीक है, बर्फ जब पानी में चेंज होता है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये धीरे 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 टूटने लगता है। बॉन्ड है तब तक तो ठोस है, एकदम बंधा है, ठोस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे जैसे हाइड्रोजन अभी बंधा है, ठीक है, अभी एकदम चाक तो बंधा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ठीक, टूटेगा टूटेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसके अंदर वाटर एंटर करता जाएगा, जो होगा बाहर वो क्या होगा, एंटर करता जाएगा, ठीक है। और देखिए इससे उसका द्रव्यमान बढ़ेगा और आयतन क्या होगा, अब आयतन कम होगा, और अब द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक चीज उसको बता देना, सुनिए, देखिए तो अगर मान लीजिए घनत्व को रो से दिखाते हैं, द्रव्यमान को m से और आयतन को v से, तो रो इक्वल टू लिख सकते हैं m बाई वी। तो जो सामने सामने होता है ना वो सीधा चलता है, जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक। और जो ऊपर नीचे होता है ना उल्टा चलता है, जैसे ये बढ़ेगा तो v घटेगा, और ये घटेगा तो v बढ़ेगा, ये चीज, ठीक है। तो अब देखिए अभी तक क्या था कि बर्फ जो था हाइड्रोजन बॉन्ड रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब तक था उसके अंदर एक गैप था, अच्छा इसको वायोड करते हैं, VOID, वायोड, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, वाटर में चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो धीरे 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 कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। घनत्व मतलब डेंसिटी और आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कम होगा धीरे धीरे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक। और फिर हम इस वाटर को हीट कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हाइड्रोजन बंद होते हैं जितने टूटने लायक होंगे सब टूट जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर भर जाएगा,
ठीक है, जो भी इसके अंदर क्या होगा भाई, ये टूटेगा तो अब टूट गया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बाहर से वाटर भर जाएगा, ठीक है, और जब भर जाएगा तो होगा क्या, एट 4 डिग्री सेल्सियस इसका जो घनत्व होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, बात समझ गया। तो द्रव का देखिए, तो ये बर्फ का घनत्व नहीं था, ये जल का घनत्व था, ठीक है, सब हाइड्रोजन बंध टूट गया है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी आ गया, तो पानी अब 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो वाटर आ रहा, मतलब वाटर हो जा रहा है, पानी में चेंज हो जा रहा है, तो इसका घनत्व बढ़ जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है देख लिए, और आइस में था तो इसका घनत्व नहीं बढ़ रहा था, इस कारण से आइस पानी पर फ्लोट या कर जाता है या तैर जाता है, ठीक है बात। अब समस्या ये है कि अच्छा ठीक, ये तो बात करनी है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, ठीक है, क्योंकि जो बर्फ अच्छा इस स्ट्रक्चर को जो अभी पहले वाला बना था उसको कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है उसको बायोट कहते हैं, समझ में आ गया। चलिए, तो हमको क्या पता चला, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो बर्फ पानी पर तैर जाता है क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है। बर्फ का घनत्व कम क्यों रहता है, बर्फ का घनत्व कम इसलिए रहता है क्योंकि हाइड्रोजन बंध से सब एक दूसरे को चारों ओर से पकड़े होते हैं, अंदर एकदम खाली जगह होता है, वैक्यूम टाइप, सॉरी अंदर एकदम खाली जगह होता है, ठीक है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, इसलिए उसका अब वॉल्यूम ज्यादा है, अंदर कुछ देखिए अंदर कुछ भरा नहीं है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो घनत्व कम होगा, और जब टूटने लगेगा बॉन्ड तो बाहर से सब अंदर आने लगेंगे, और अंदर आएंगे तो क्या होगा, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ आएगा। तो इस कारण से इसका घनत्व ज्यादा होता है पानी का, इसका घनत्व कम होता है। अच्छा चलिए, इसको मैनेज करना है। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जल होता है, एक जल के अणु कितने हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हम समझा दिए हैं अपनी भाषा में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, द्रव्यमान अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर घनत्व क्या होगा, ज्यादा, द्रव्यमान कम है तो घनत्व कम, ठीक है, यहाँ पे जो बताया है, वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो घनत्व कम, और वॉल्यूम कम है तो घनत्व ज्यादा, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं कि देखिए, जैसे एक जल का अणु है, एक जल का अणु है, अभी कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है, एक जल के अणु के पास x ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, H H ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, ये वाला H भी O H H, ये वाला हाइड्रोजन भी O H H। अब देखिए, ये जो एक जल का अणु है, ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहाँ देखिए कैसे देखते थे, x h y x h y, ठीक है, x h y x h y x h y, ठीक है। अब यहाँ अच्छा, ये मॉलिक्यूल सेम हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जैसा कि होमो वाले में देखे थे, हम अंतर अणु में देखे थे कि एक ही प्रकार के दो मॉलिक्यूल एक ही अणु को अलग अलग लिख करके हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे थे, तो वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन बंध, 2 हाइड्रोजन बंध, 3 हाइड्रोजन बंध और 4 हाइड्रोजन बंध। अगर हमसे कभी पूछ ले कि एक जल के अणु कितने हाइड्रोजन बंध रख सकते हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रख सकते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए 4, ठीक है, तो हमारा जवाब करना चाहिए 4, देखना 1 2 3 4। चलिए, तो इसी के साथ आज आपका चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है, जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग।
ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, आपका ये चैप्टर 4 था। ठीक है, अब केमिस्ट्री में 2 चैप्टर और बचेंगे जो कि आपके इनऑर्गेनिक में होंगे। ऑर्गेनिक में हम 1 चैप्टर कराया है, तो उसमें भी मतलब 2 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के बचे हैं और 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के बचे हैं। ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे करके करा देंगे। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे, देखिए हम केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे जैसे 2 दिन या 3 दिन पर। अब 1 लेक्चर होगा केमिस्ट्री का आप लोगों का। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जो चैनल है इस पर 9th का जो आपका हिस्ट्री है, ठीक है, 9th का हिस्ट्री अपलोड होगा। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे होगा। ठीक है, 9th का हिस्ट्री और 10th का साइंस। अब साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये चीजें आपको होंगी। आप लोग अगर आप लोग केमिस्ट्री सब तक पढ़िए, और जो आपके मतलब जो आपके जानने वाले हैं 9th में जो पढ़ते हैं या 10th में जो पढ़ते हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में गया? तो इस पर हिस्ट्री रेगुलर बेसिस पे अपलोड होगा। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीट करिए। ठीक है, और इसके साथ अपने चैप्टर को भी कंप्लीट करिए। आपके चैप्टर में हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको नोट्स लिखवा दिया जाए, ताकि आप लोग को कहीं कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो जितना बताया जाता है उतना इनफ है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।